सर मैं कम इन? यस, प्लीज कम। गुड इवनिंग आइए, सर। बैठिए गुड बैठिए इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम है विपिन कुमार द्विवेदी। यस आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपसे 11-12 फीट की दूरी पर हैं और फिलहाल हम में से किसी को कोविड नहीं है। ठीक है, तो विपिन ये बताएं कि विपिन का मतलब क्या होता है? सर विपिन का मतलब सर वन होता है। वन। यस अच्छा, और वन और जंगल में क्या अंतर होता है? सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, एक ही वर्ड होते हैं सर, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग सर होता है। वन ज़्यादा तत्समी लगता है सर, और जंगल थोड़ा सा तद्भव सा लगता है सर। तद्भव है तो फिर किसी शब्द से बना होगा, संस्कृत के। यस सर। कौन सा शब्द हो सकता है? सॉरी सर। अच्छा, आपको ये अच्छे से पता है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कि दो शब्द पूरे पर्यायवाची नहीं होते। तो मुझे ऐसे दो वाक्य बताइए जहां पर वन तो ठीक है पर जंगल नहीं चल पाएगा, या एक दो वाक्य ऐसे जहां जंगल तो ठीक है पर वन नहीं चल पाएगा। जैसे कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सर वनों से युक्त प्रदेश है सर, यहाँ जंगल कम अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, और बताइए। और सर कहीं कहीं जंगल शब्द कुछ बुरे चीज़ों में भी प्रतीत होता है, जैसे कहते हैं यहाँ जंगल राज है, तो सर वहाँ पे वन राज जैसा वर्ड नहीं सटीक पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। और किसी व्यक्ति को बोलना कि तुम जंगली टाइप के लग रहे हो, तो वन्य वन्य जैसे लग रहे हो, उससे बात नहीं आएगी, है ना? बहुत बढ़िया। ऐसा कीजिए, पहले अपने बारे में कुछ बताइए, हमें परिचय दीजिए। हम उसी में से कुछ ऐसे एरिया से प्रश्न पूछेंगे जिन पे आप बात करना चाहेंगे। सर मेरा नाम सर विपिन कुमार द्विवेदी है सर, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ सर। जी, सर प्रतापगढ़ मेरी से। प्रारंभिक शिक्षा जो रही सर, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रही। सर मैंने अपना बीटेक सर 2016 में कानपुर से कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, और सर अभी वर्तमान में मेरा सिलेक्शन 2019 में यूपी पीएसएस में डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है सर। अच्छा, Yes, आप डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, ठीक है। और आपकी रुचियां क्या हैं? सर हिंदी पोएट्री लिखना और सर गाने सुनना। अच्छा, हिंदी साहित्य में कहानी है, उस कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टर ही। यस सर। पढ़ी है आपने वो कहानी? सर राजेंद्र यादव जी की सर, राजेंद्र यादव की? सर कमलेश्वर जी की कहानी है नहीं, सर। कमलेश्वर की भी नहीं है। पढ़ी नहीं है सर, मैंने थोड़ा सा समरी सर मैंने देखा है सर। अच्छा, आपने एक कहानी पढ़ी है, जिंदगी और जोंक? यस सर, उन्हीं की है। किसने लिखी है? सर कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अमरकांत नाम के एक सर, लेखक हैं अमरकांत जी के जिनकी कहानी है यस डिप्टी सर। कलेक्टर। क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर हैं, हिंदी साहित्य वाले हैं, यस सर। तो एक बार पढ़ लेना लाजमी है आपके लिए, यस सर। है ना? हिंदी साहित्य में, जैसे आपका नाम विपिन द्विवेदी है, तो हिंदी साहित्य में दो ऐसे आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए जो संयोग से द्विवेदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस सर। इन दोनों का क्या योगदान है, और अगर आप इनमें से तुलना करना चाहें तो किसको हिंदी साहित्य के लिए ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति मानना चाहेंगे? सर अगर दोनों का अलग अलग तुलना देखें, सर योगदान देखें, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अनुशासन लाया, जिसके माध्यम से सर एक तो सर ये जो हमारी खड़ी बोली थी वो परिष्कृत हुई, और साथ ही कवियों में सर एक समाज को लेके, देश को लेके और वर्तमान समस्याओं को लेके सर कई कविताएं लिखी गई सर। सर महत्वपूर्ण योगदान अगर देखें तो ये रहा। और अगर हम सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान सर हम देखते हैं आलोचना के क्षेत्र में रहा, कि उन्होंने शुक्ल जी के कहें तो विरोध में सर, जैसे शुक्ल जी मुख्यतः प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से आलोचना की, तो इन्होंने परंपरा को ध्यान में रखते हुए और सर केवल शास्त्रीय अवलोकन पे ना देख के सामाजिक चीज़ों को देखते हुए सर हिंदी साहित्य में आलोचना सर लिखी सर। सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं दो तीन बताना चाहें उनकी, तो कौन सी हैं? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक तो सर हिंदी साहित्य और उसका विकास सर, अभी मुझे क्या एक ललित निबंधकार के रूप में उनकी कोई भूमिका नहीं है? सर बहुत बड़ी भूमिका है सर। उन्होंने ललित निबंध में सर एक काफ़ी योगदान दिया, और उनका जो कुटज निबंध है सर वो महत्वपूर्ण निबंध भी रहा, और उन्हीं के देखते हुए सर कई और ललित निबंधकार भी आए सर। ये बताइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्यिक योगदान है सरस्वती पत्रिका में, वो तो है ही। यस सर। क्या उन्होंने कुछ और क्षेत्रों में भी काम किया? मतलब साहित्य के माध्यम से ही कुछ और क्षेत्रों पर भी लिखा जो प्योरली लिटरेचर के क्षेत्र नहीं थे? सर उन्होंने कुछ
अर्थशास्त्र पे भी सर लिखा है सर, संपत्ति शास्त्र, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो सर शायद उन्होंने लिखा है। और सर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साहित्य में शामिल किया, जैसे हीरा डोम को शामिल किया, जो कि कहीं न कहीं साहित्य में नहीं रहे और साहित्य उनके प्रति उदासीन था सर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि दलित साहित्य की शुरुआत महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों हुई? सर कुछ हद तक सर कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जबकि ऐसा बहुत कम लिखा जा रहा था, उस समय उन्होंने ऐसी एक नई विधा कहीं न कहीं शुरुआत की, या कहीं न कहीं कह सकते हैं एक अंकुर डाला था सर, उसके माध्यम से हो सकता आगे सर। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जो राजनीति में बाहुबलियों के हस्तक्षेप की वजह से बहुत प्रसिद्ध रहा है। यस सर। और अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार की छवि ये है कि सारे के सारे बाहुबली इस समय अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। यस सर। तो क्या लगता है आपको, जो उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप है कि वो एनकाउंटर्स करके जो नॉन जुडिशियल किलिंग्स करती है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? उससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का विचार फलीभूत हो रहा है, या उसमें कोई चिंता वाली बात भी है? सर इनकाउंटर को सर किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्याय देना सर न्यायपालिका का काम है, और सर अगर ऐसा किया जा रहा है तो गलत है। फिर भी सर ऐसा अभी तक कोई ऐसी कोई रिपोर्ट या स्टडी नहीं आई कि इनकाउंटर जो थे वो फर्जी किए गए थे। और सर हमारा जो सीआरपीसी है उसका सेक्शन 46 भी ये कहता है कि कुछ हद तक अगर पुलिस को लगता है किसी की कोई क्रिमिनल ऐसा है जिसका 7 वर्ष से अधिक सज़ा हो गया है, तो अगर बचाव में या फिर वो अपराधी भाग रहा है, तो ऐसे समय में कुछ हद तक इनकाउंटर से चीज़ें की जा सकती। हालांकि सर स्पष्ट नहीं लिखा गया है सर, लेकिन सर आगे अगर इनकाउंटर होते भी हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका प्रभावी रूप से पालन किया जाना चाहिए सर। ठीक है सर। ओके विपिन। यस सर। सहज है? यस सर। ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जब चीज़ें जो हैं वो कानूनी तौर पर सही हैं लेकिन नैतिक तौर पर गलत है। जीवन में ऐसा बार बार होता होगा। यस सर। सिविल सर्वेंट को देखें तो सर कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें सर लीगली रूप से तो सर उन्हें देना नहीं देना होता है, बट वहाँ नैतिक रूप से सर वो गलत हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का ही बात हो और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एलिजिबल हो, बट क्योंकि उसके पास अगर अपेक्षित डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर वहाँ पे उसको में भी राशन ना दिया जाए, तो ये लीगल रूप से तो शायद सही है, बट नैतिक रूप से सर ये सही नहीं हो सकता। चलिए, आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। Yes. आपको कविताएं लिखना पसंद है, गीत सुनना पसंद है। यस सर। मुझे बॉलीवुड के महत्वपूर्ण महिला गीतकारों के नाम बताइए। सर अभी मैं एक भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये संयोग तो नहीं होगा कि 100 साल हमारे फिल्मों को बनते हुए हो गए हैं और आमतौर पर हमें महिला गीतकारों के नाम याद नहीं आते। क्या वजह है कि गीत लेखन की जो विधा है Yes. फिल्मों में, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है, लगभग नगण्य? सर इसके पीछे मुझे कई कारण समझ में आते हैं। एक तो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट रहा हमारा सोसाइटी का, उसने भी महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया। और क्योंकि सर गीत ऐसी चीज़ होती है लेकिन बॉलीवुड तो महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक जगह रहा है और उसमें महिलाएं हमेशा से रही हैं। और गीत लेखन तो रिलेटिवली एक ऐसी विधा है जिसमें कि महिलाओं के मान लीजिए अभिनय की तुलना में किसी भी किस्म के शोषण या दमन की संभावनाएं कम ही होंगी उससे, ठीक है ना? तो फिर ये पैट्रियार्की वाला तर्क तो एक साधारण तर्क है, जो सिविल सर्विस में महिलाएं कम क्यों हैं इसके लिए आपने याद किया था। क्या यही बॉलीवुड में महिला गीतकार कम क्यों हैं पर भी लागू हो जाएगा? सर इम्पोर्टेंट ये है कि सर उन्हें क्या प्लेटफॉर्म मिलता है। और सर मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म ना मिलने की दिक्कत सर पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से वो हर जगह है, तो सर बॉलीवुड में भी दिखती है। तो फिर इतनी अभिनेत्रियाँ कैसे दिख जाती हैं? सर बिल्कुल आती हैं सर, लेकिन सर अपेक्षाकृत उतनी भी नहीं आ पाती और कुछ न कुछ उनको कहीं ना कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसी कई रिपोर्ट भी आती हैं कि महिला जो अभिनेत्रियाँ होती हैं उनके कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, साहित्य तो आपका विषय रहा है सर। मध्यकाल, पूरे मध्यकाल में मीरा के अतिरिक्त महिला रचनाकारों के नाम बताइए। सर सॉरी सर, मुझे अभी एक भी नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जाते जाते बस मुझे मेरी तरफ से अंतिम सवाल के तौर पर मुझे ये बता दीजिए कि ट वर्ग की सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल पहले से तैयार किया। सर एक तो सर ठा है सर। एक ही होगी, सघोष महाप्राण कह रहा हूँ। सर ठा है। सघोष महाप्राण, सघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं किसी वर्ग में? सर ठा ही सर समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सर। विपिन, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोफाइल देख के।
अंबेडकर इंस्टीट्यूट और एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, यस सर। दो इतनी महान विभूतियों से कौन कौन से गुण आपने सीखे हैं? सर अब्दुल कलाम जी से सर मैंने एक लगनशीलता सीखी है और जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और साथ ही सत्यनिष्ठा सीखी है। अंबेडकर जी से सर मैंने एक जो भावनात्मक समझ है और उसी से रिलेट करके सर करुणा का गुण भी मैंने सीखा है सर। और महिलाओं के प्रति एक जो संवेदनशीलता है सर, वो भी सर अंबेडकर से मैंने सीखी है सर। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं ना। ये एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? एपीजे क्या है? जैसे अब्दुल कलाम के आगे जो एपीजे शब्द लगा हुआ है, वो तो जो लेटर है, इसका मीनिंग क्या है? यस सर, अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन। अब्दुल पाकिर के अबुल पाकिर? अच्छा, इसमें से एपीजे में से मतलब अब्दुल कलाम जी के पिताजी का कौन सा नाम है? सर अब्दुल पाकिर था सर। नहीं, जैनुल अबिदीन नाम था उनके पिताजी का। फिर उनके पिताजी का नाम था पाकिर, उनके पिताजी का नाम था अबुल। दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे लैंड को भी लिया जाता है और एंसेस्ट्रल नेम भी लेते हैं, और तमिलनाडु में 3 एंसेस्ट्रल्स चलते हैं, तो वो यहाँ पे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बी आर अम्बेडकर कौन से आर्टिकल को या कौन से भाग को संविधान के ये कहते थे कि ये संविधान की आत्मा है, मतलब ये नहीं रहे तो संविधान जो है डैमेज हो जाएगा एकदम? सर आर्टिकल 32 था सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ये बताइए कि सेकुलरिज्म कौन से संविधान सभा के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि सेकुलरिज्म शब्द जब संविधान बन रहा था उसी समय डाल दिया जाए? आप जानते हैं कि अमेंडमेंट से लाया गया है। नो सर, आई हैव नो आइडिया सर। कुछ गेस करिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई के बारे में भी लॉजिक दिया था कि सूचना के अधिकार को भी 19 में रखना चाहिए। प्रोफेसर केटी शाह, तो चूँकि वो गैर कांग्रेसी थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। क्या आपको ऐसा लगता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं थी। अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर जी ने ये लॉजिक दिया था कि सेकुलरिज्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो उनके तर्क क्या थे संविधान सभा के? सर क्योंकि सर जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 है वो धर्म को लेके जो हमारे मूल अधिकार है उनकी बताता है। तो सर वहाँ पे धर्म निरपेक्षता सर कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती है सर, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये इनबिल्ट है संविधान में। ठीक बात है। अब एक चीज़ मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में समझने का प्रयास कर रहा था। आप ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे हैं और अच्छे जॉब में हैं, तो आप बहुत ही सिलेक्टिव हैं अपने जॉब के प्रति। आपने 4 ही जॉब सेलेक्ट किए हैं। यस सर। हालांकि आपका नाम विपिन है, उसका मतलब होता है 1। यस। तो एक ही करना चाहिए था, आईएएस ही। और वैसे भी आईएएस तो आपको बनना ही है, प्रमोट होकर आईएएस तो आप बनेंगे ही। तो ये 4 ही जॉब क्यों? और इसमें इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है। सर इंडियन पुलिस सर्विस के लिए तो मैं सर एलिजिबल नहीं हूँ, टेक्निकली फिट नहीं हूँ, मेरी हाइट नहीं है। चलिए ठीक है सर। और आईएफएस के लिए था कि सर मैं शुरू से इंडिया में रह के ही सर्विस करना चाहता था, तो सर इसलिए मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो आपको ये किसने कहा कि आईएएस बन के आप इंडिया में ही रहेंगे? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आप जानते हैं ना? यस सर। कि स्टेट लिस्ट में काम करता है, लेकिन यूनियन में भी, कंकरेंट में भी, और इंडिया से बाहर भी। इवन कितने सारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर रहे हुए हैं पहले। और इंडिया में कोई लेना देना नहीं है सर्विसेज को, जॉब से तो कोई लेना देना है नहीं। यस सर। और बहुत सारे, इवन आपने ये लिखा है ना आईआरएस, आपको पता है कि ये फॉरेन सर्विसेज में बहुत काम करते हैं। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी में ये लोग होते हैं। जैसे तेल अवीव आपको भेजा जा सकता है, तेल अवीव एम्बेसी में। तो फॉरेन सर्विसेज में तो आपको यूँ भी जाना पड़ेगा, और आप तो एसडीएम है तो आपको स्पेसिफिकली जानना चाहिए। सर देखें तो सर मुख्यतः तो आईएएस में सर ऑल इंडिया सर्विस है, तो इंडिया में रह के ही जॉब करना। अच्छा, ये चीज़ मैं मान लिया, इससे कन्विंस हो गया मैं। आपने आईआरएस, इनकम टैक्स और कस्टम को आपने दिया है प्रायोरिटी 2nd और 3rd, और ये दोनों ही सर्विसेज आईएएस के बाद 2nd मोस्ट जनरलिस्ट सर्विस मानी जाती है, ऐसा देख के लग रहा है। लेकिन ये समझ नहीं है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस क्यों, और आईआरटीएस क्यों नहीं, आईएफएस वहाँ पे नहीं है। सर इवन तो कॉर्पोरेट वाली सर्विसेज बहुत अच्छी हैं ग्रुप ए की, ये क्यों? सर इन जॉब के विषय में सर मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया था नहीं सर। तो आपने यूँ ही दे दिया? नहीं सर, मैंने कुछ अपने सीनियर्स और फ्रेंड्स से बात किया था, और सर जहाँ तक मुझे लगा तो सर मैंने, चूँकि ऐसी जॉब है जो एसडीएम से ज़्यादा तो सर मुझे यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन और एक्सपोजर की मिलेगा, तो सर इसलिए मैंने इन 4 को चूज़ किया। उनमें भी सर इनको केवल यह देखते हुए कि मेरे फ्रेंड और मेरे कुछ टीचर्स, मैंने उनसे सलाह लिया था, तो सर अब मुझे ये 4 अच्छी लगी, तो सर मैंने ये रखा। ठीक, अच्छी बात, मान लेते हैं।
आपके जो मार्क्स पे देख रहा था 10th में ऑलमोस्ट 73 पॉइंट समथिंग है, मैं मान लेता हूँ 73% अप्रॉक्स है। यस सर। +2 में 77, फिर बीटेक में 73 हो गया। तो Yes. क्या ऐसा है कि 10th में आपने उतना मन नहीं लगाया, फिर थोड़ा करियर बीटेक वगैरह जाने का मन किया, तो +2 में आपने पढ़ाई किया तो 77% चला गया, फिर बीटेक में आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई में हल्के हो गए और फिर मार्क्स कम हो गए? सर 10th में सर मेरा परसेंटेज 12th की अपेक्षा इसलिए कम रहा कि मेरा 10th ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा। तो सर बहुत सारे सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी मेरी पकड़ हो नहीं पाई थी क्योंकि गाइडेंस उतना अच्छा नहीं। और सर बाद में 12th में चूँकि मैंने इलाहाबाद से किया था तो सर वहाँ गाइडेंस अच्छा था। और सर बीटेक में जाने के बाद क्योंकि मेरा मीडियम शुरू में हिंदी था और बीटेक सर मुख्यतः इंग्लिश में था, तो सर मुझे पहले 2 साल में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। चलिए, आपका हिंदी साहित्य है, आपने गोदान तो पढ़ा है यस है ना? तो होरी और गोबर जैसे किसान के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अगर हम कृषि मंत्रालय रखते हैं या कृषि कल्याण मंत्रालय, आज कृषि मंत्रालय का नाम बदल करके हम लोगों ने कृषक कल्याण मंत्रालय रखा है। यस सर। तो अगर मान लीजिए आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में मान लिया जाए सांकेतिक रूप से ऐसे अगर किसान हैं तो क्या असर पड़ेगा उन पर, चेंजेस क्या आएगा? मतलब कृषि मंत्रालय क्या करता था और कृषक कल्याण मंत्रालय क्या एक्स्ट्रा कर रहा है? सर एक तो सर नाम चेंज करने से मनोवैज्ञानिक स्तर पर काफ़ी परिवर्तन आता है क्योंकि कहीं ना कहीं कल्याण की भावना है और चूंकि सरकार भी किसानों की आय दोगुनी करनी चाहती है, तो एक तो सर ये परिवर्तन है। दूसरा सर कई स्तर पे चीज़ें परिवर्तित हुई, जैसे कि सरकार अब चाह रही है कि किसानों को अधिक से अधिक उनकी उपज का दाम मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए, जैसे इनाम हो गया या फिर नया जो हमारा फार्म बिल आया है। और साथ ही सरकार अब प्रोडक्टिविटी भी किसानों को ध्यान दे रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हों, क्रेडिट अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है, सीड्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नई एक्सपोर्ट पॉलिसी भी सर इसीलिए लाई गई कि अधिक से अधिक जो एग्रीकल्चर उपज है उसकी सर एक्सपोर्ट। बहुत अच्छी बात, ओके, वेल डन। चलिए, आपको आईएएस मिले, ऐसी शुभकामनाएं के साथ। थैंक यू सर। विपिन, आपने हॉबीज़ में लिखा हिंदी पोएट्री लिखना। यस सर। कोई पोएट्री जो आपने लिखी हो? सर मैंने ऐसे तो कई पोएट्री लिखी है सर, क्योंकि कोई एक? सर एक महिला पे सर मैंने लिखी है सर। बिल्कुल। उसके मैं कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। युद्ध करके भ्रूण में जब धरा पर वो आई, माँ से इतर हर व्यक्ति के मुख पर निराशा छाई। चाह थी जब पुत्र की जन्म पुत्री ने लिया, दुख से था उस अबला ने पूरे घर को भर दिया। था बिलक व्यवहार मन में, रीति थी संसार भर में। और सर इसकी कुछ अंत की लाइनें हैं कि था विमर्श बस एक मन में, नारी का जीवन क्यों जग में। भय में बड़ी हुई है, हथकड़ियों में जकड़ी हुई है। मिल गया जो प्रेम उसका, सीता बनकर वन को जाती। बन गई राधा अगर तो उम्र भर विरहा को पाती। बन गई उर्मिल अगर तो वर्ष 14 पथ को लगती। और यशोधरा का रूप पाती, बुद्ध को ना रोक पाती। आपकी लेखनी से ये लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हैं आप। बिल्कुल सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या अंतर है? एक शब्द में, कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमज़ोर हैं? सर क्योंकि सर उत्तर भारत में महिलाओं को अभी एजुकेशन, कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्र में उतना एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए सर साउथ की अपेक्षा उत्तर में महिलाएं सर कमज़ोर हैं। कमज़ोर हैं। अच्छा, दक्षिण भारत में इसका मतलब ये है कि जो समाज है वो उत्तर भारत की तुलना में महिलाओं के सापेक्ष है, महिलाओं के लिए सशक्त है, यही आप कहना चाह रहे हैं? क्या वजह है उसकी? सर एक तो सर डेवलपमेंट का स्तर दिखता है कि जैसे से डेवलपमेंट आता है तो पैट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, क्योंकि महिलाओं को भी शिक्षा और अन्य स्किल्स में भागीदारी बढ़ती है, जिससे उनको सर एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है और कहीं ना कहीं उनकी शादियां भी देर से होती हैं, तो इससे लगातार उनका एम्पावरमेंट होता है। क्या कोई भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं दक्षिण भारत में जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया हो? सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में इससे जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जुड़ती है, और क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्य तटीय क्षेत्रों से लगते हैं तो उसकी वजह से उनका आर्थिक विकास अधिक रहा, क्योंकि चाहे एक्सपोर्ट को लेके हो या फिर अन्य कोस्टल एरियाज के जो अपनी संभावनाएं उसको देखते हुए। तो एक्सपोर्ट और महिला सशक्तिकरण को आप कैसे जोड़ सकते हैं? सर कई स्तर पर देखा जा सकता है। अगर तटीय राज्य में एसएसजी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है कोई, और महिलाएं उसके द्वारा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका एक्सपोर्ट सर विदेशों में अगर होता है तो उससे उनको लाभ मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सपोर्ट अच्छा है और महिलाओं की भूमिका अच्छा है तो उससे भी सर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण होगा। कोई उदाहरण देके बताएं आप कि ऐसा हो रहा है।
सर केरल में जो कुटुम्बश्री एक एसएचजी है सर, वो उसका जो संचालन है वो महिलाओं द्वारा होता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वजह से कुटुम्बश्री एसएचजी अच्छे से चलता है, जिससे कि महिलाओं का तो एम्पावरमेंट। क्या सिर्फ केरल के स्थिति के आधार पे आप पूरे दक्षिण भारत का आकलन कर रहे हैं? सर पूरी तरीके से तो सर नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पास एग्जाम्पल दिखते हैं और डेवलपमेंट का स्तर दिखता है उससे सर कह सकते हैं। कलाम साहब के नाम से जुड़ाव है आपका, उनकी कोई 2 पुस्तक का नाम बता दें। सर एक तो सर इग्नाइटेड माइंड है और दूसरा इंडिया 2020। अच्छा सर। विपिन, आपके पिताजी का व्यवसाय किसानी है। यस सर। मुझे बताइए कि आपके पास कितनी ज़मीन है? 0.19 एकड़ है सर। 0.19 एकड़ सर मतलब उत्तर प्रदेश की अगर यूनिट में कहें तो सर लगभग 15 बिस्सा है सर। हेक्टेयर में कितना है? सर, एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? अगर हेक्टेयर मुझे अगर चाहिए ये फिगर तो सॉरी चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए, 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है किसानों को सशक्त करने के लिए यस सर। भारत सरकार की। एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यस सर। और एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यस सर। दोनों में से कौन सी योजना का लाभ आपके पिताजी को मिल रहा है? सर किसान सम्मान निधि योजना के पक्का मिल रहा है? यस सर। क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? सर अभी तो सर पहले तो ये था कि उसमें सीमांत और लघु किसानों के लिए ही था, बट करंट में है कि जिस भी किसान के नाम पे लैंड है सर उनको सर दिया जा रहा है ओपनली। ठीक है, तो ये मानधन योजना का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप इससे क्यों वंचित है? क्या है ये स्कीम? सर ये स्कीम मुख्यतः कृषि ये बीमा से संबंधित है सर, जिसमें किसानों को 3,000 तक का प्रीमियम मिलता है अपनी बीमा से फसल। संबंधित है या पेंशन से संबंधित है? चलिए Yes, मुझे sir. बताइए कि प्रधानमंत्री एक फसल बीमा योजना भी है, यस सर। उसके बारे में बताइए आप, चूंकि बीमा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यस सर, ये एक ऐसी योजना है जिसमें सर 3 तरीके के रबी, खरीफ और हमारी जो हार्टिकल्चर। चलिए मुझे ये बताइए कि कौन से क्रॉप्स के लिए ये मैंडेटरी है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे क्रॉप या कौन से ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको लेना ही आपके लिए बाध्यकारी है। चलिए कोई बात नहीं, डिटेल में नहीं पढ़ा आपने। मुझे ये बताइए, अभी आप अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में कह रहे थे कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं उसके लिए सीआरपीसी में सेक्शन 46 के अंतर्गत ऑथराइजेशन है। यस सर, उसमें सर पूरी तरीके से ये इनकाउंटर शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कौन सा सेक्शन का कौन सा पार्ट है? A, B, C क्या लिखा हुआ है बताइए। सर 46 के तहत सर एक्चुअल में मुझे सेक्शन का सब पार्ट नहीं याद है, लेकिन सर उसमें ये लिखा है कि पुलिस अपने बचाव के लिए और खासकर अगर ऐसा कोई मुलजिम है जो 7 वर्ष से अधिक के सजा ये का। तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें। ये तो 46 बेसिकली अरेस्ट से संबंधित प्रावधान है, जिसमें सेक्शन 1 बताता है कि अगर आपके कमांड से आपने कहा उसको आपके साथ चलने के लिए नहीं चल रहा है, तब आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्स के इस्तेमाल से संबंधित जो प्रावधान है वो है कि रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में है, किसी को ये राइट नहीं है कि किसी का डेथ कॉज करे, स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांस में जिस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल होना है या अरेस्ट आप इफेक्ट कर रहे हैं उसमें डेथ पेनल्टी ना हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने का कोई ऑथराइजेशन मिल गया लॉ में, ऐसा नहीं है। आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, जिसने मुझे बहुत व्याकुल किया। मैं वेट कर रहा था अपनी बारी का। खैर चलिए आप देख लीजिएगा इसको। ये बताइए कि पॉक्सो के बारे में सुना होगा आपने, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में इसके जो प्यूनिटी प्रावधान है उसमें कोई भेद नहीं करते। वेरस एक और एक्ट है जो लैंडमार्क एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस। ये बताइए कि ये विमेन स्पेसिफिक एक्ट क्यों है? क्या पुरुषों का वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है या फिर ना होने की गुंजाइश है? क्या प्रिजम्पशन है कि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाया नहीं गया? आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? 3 डायमेंशन है। एक संतुलित जवाब दीजिए आप। सर कोई भी एक्ट बनता है तो समाज में हो रही विभिन्न क्राइम को देखते हुए बनता है, और वर्क प्लेस पे पुरुषों का जो शोषण है सर उसके चांसेस बहुत कम दिखते हैं सर, इसीलिए इसको सर महिला स्पेसिफिक बनाया गया। बट सर चूँकि बच्चों में ये समस्या दिखती है और कई ऐसे उदाहरण भी है, तो इसको देखते हुए सर पोस्को को जेंडर न्यूट्रल रखा गया था सर। ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे क्यूबा में गृह युद्ध जैसी स्थिति बिल्डअप हो रही है, सुना है आपने? बहुत सारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 में उनको बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप को झेलना पड़ा, लोगों को, जो आम जनता है उनको। और अमेरिका ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो और एम्बार्गो लगाए हैं उससे उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है।
क्या मुझे बता सकते हैं कि यूएसए और क्यूबा के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति रहने का इतिहास क्या है, क्या कारण है? सर इसके पीछे सर जो विचारधारा रही शीत युद्ध के दौरान वो प्रमुख रही, क्योंकि सर यूएसए जो है वो पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित है, और जबकि सर क्यूबा जो साम्यवादी के पक्ष में रहा, और कुछ समय तक रसिया का वहाँ प्रभाव भी रहा जब रसिया यूएसएसआर के रूप में था। तो सर तनाव वहीं से सर देखे गए और वो आज तक बने हैं। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आप देख रहे होंगे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है पर्टिकुलर कास्ट का पंचायत। यस सर। और ये भी हम देखते हैं कि किसी जाति विशेष का सम्मेलन हो रहा है। यस सर। मुझे तो लगता है कि ये ठीक है, आपकी कास्ट आइडेंटिटी से अगर आप अपने कास्ट के लिए बड़ा कुछ सोच रहे हैं तो आफ्टर ऑल समाज का ही विकास होगा। यस सर। लेकिन कई लोगों का ये मानना है इससे जातिवाद की भावना पनप रही है और समाज में विद्वेष कि बीज को रोपा जा रहा है। आपको लगता है, आप मुझे बताइए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? जो कास्ट रिलेटेड महापंचायत या फिर सम्मेलन हो रहे हैं उसका एक नुकसान बताइए। सर उसका एक नुकसान ये है कि कहीं न कहीं जो जातिगत लामबंदी होती है तो उसकी वजह से जाति आधारित कहीं न कहीं आंदोलन भी हो जाते हैं। जैसे अभी हम देखें गुर्जर जो जाति है सर, उसने आरक्षण को लेके जो आंदोलन किया, तो ऐसे कुछ मामले देखे। और जो जाति व्यवस्था है वो जबकि समाज से हटनी चाहिए, वो और अधिक मजबूत होती दिखती है सर इससे। तो वो ठीक नहीं है, मतलब जाति आधारित अगर आंदोलन हो रहा है, अधिकार के लिए अगर फाइट कर रहे हैं, तो मैं निगेटिव जानना चाहता हूँ, मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। गुज्जर समाज अगर अपने बैकवर्डनेस को सामने रख के अगर अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहे तो अच्छी बात है। मैं बुरी बात जानना चाहता हूँ। सर फाइट अगर संवैधानिक तरीके से हो, शांतिपूर्वक हो तो ठीक है, पर सर कहीं न कहीं देखा गया है कि जो जाति आधारित कुछ आंदोलन होते हैं तो उनमें कुछ हिंसा भी होती है और कई तरीके के हड़ताल वगैरह भी करते हैं, तो इससे जो हमारी आर्थिक और सामाजिक विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। प्लीज़। गुआंटानामो बे का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। गुआंटानामो बे एक जगह का नाम है। क्यूबा अमेरिका संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट रहती है उसको लेकर। नो सर। कोई बात नहीं। ये बताओ कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐसा मानना है कि लव जिहाद हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। यस सर। तो आप अपने उत्तर प्रदेश के समाज को ध्यान रख के मुझे बताइए कि सचमुच कितनी बड़ी समस्या है आपके राज्य में, कितने लव जिहाद इस समय हो रहे हैं वहाँ पर? सर एग्जैक्ट तो मेरे पास इस संबंध में आंकड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ पे कि शादियां जब हुई तो उसके बाद सर महिलाओं का शोषण भी हुआ और कई हत्याएं भी हुई। सर लव जिहाद जैसा शब्द पहली बात तो उचित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि सबको अपना चयन का अधिकार है, बट सर किसी भी तरीके से धार्मिक नाम पे उत्पीड़न नहीं होना चाहिए सर। नहीं तो क्या ऐसा ज़्यादा है कि मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की की शादियाँ ज़्यादा हो रही हैं बजाय हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के? सॉरी सर, मेरे पास कोई इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है सर। नहीं, आपने कहा ना कि ऐसे कुछ मामले देखे गए हैं, मैं उसके बेस पे जानना चाह रहा हूँ। सर चूंकि कई ऐसे मामले न्यूज़पेपर में भी आए और कोर्ट तक भी गए, तो उसको देखते हुए सर देखा गया कि कहीं ना कहीं ये समस्या दिखती है सर। विवाह के मामले में जो धोखाधड़ी है, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो धार्मिक आधार पे ही हो? नहीं सर, कई आधार हो सकता है सर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देके बताइए किस किस रूप में धोखाधड़ी होती है हमारे समाज में विवाह के नाम पर? सर एक तो आर्थिक जो क्षेत्र है उसको लेके होता है, और दूसरा जाति के आधार पे भी होता ऐसे है। नहीं, समझा के बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए। सर देखें तो कहीं कहीं कहा जाता है कि जैसे सामान्य रूप से कि लड़का नौकरी से है और बाद में पता चलता है कि नहीं है, और उसके आधार पे भी शादियां हो जाती हैं। और कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी सर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो छिपाई जाती हैं, बाद में सर शादी होने के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बस यही दो? सर कुछ लड़के के स्तर पर भी दिखती हैं कि लड़के में कुछ शारीरिक कोई कुछ कमी रही और उसको भी छुपाया गया, बाद में सर ऐसे प्रॉब्लम आई शादी के बाद। और क्या जाति के स्तर पे लव जिहाद नहीं होता? सर इसे लव जिहाद नहीं कह सकते, बल्कि तो सर ये तो समाज में हमारे जो एक सहिष्णुता है और समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण। जिहाद का मतलब तो यहाँ ये हुआ कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को ये ना बताए कि वो मुसलमान है, प्रेम करे और बाद में आइडेंटिटी रिवील करे, और तब तक वो इमोशनली उस स्थिति में आ चुकी हो कि वो धर्म बदलने को तैयार हो जाए, कंसेप्ट तो ये है। यस सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई लड़का या लड़की किसी जाति की हो, वो अपनी जाति छिपा के कोई दूसरी जाति का नाम बोल के किसी के साथ अफेयर में हो और बाद में रिवील करे। ऐसा भी हो सकता है कोई शादीशुदा व्यक्ति हो, पुरुष या महिला, और किसी दूसरे व्यक्ति को ये ना बताए कि वो शादीशुदा है, उससे प्रेम करे और उस समय बताए जब उसकी इमोशनल स्थिति काफ़ी
नाजुक हो चुकी हो, क्या ये सारे लव जिहाद नहीं है, या मतलब धोखाधड़ी के मामले नहीं है? सर बिल्कुल ये धोखाधड़ी का मामला है। तो उत्तर प्रदेश का जो एक्ट प्रपोज है, जिसकी बात अभी चल रही थी कुछ दिन पहले, बल्कि वो कुछ केसेस आए भी इस तरह के, क्या उसमें इन सब के प्रावधान हैं या वो स्पेसिफिकली केवल रिलीजियस मामले में कुछ एक्शन लेता है? सर वो मुख्यतः रिलीजियस मामले से संबंधित है, और सर इन सब के लिए सर अलग से सर जो CRPC का 420 है सर, उसके तहत ऐसे प्रावधान है कि धोखाधड़ी के संबंध में उनके खिलाफ केस किए जा सकते हैं सर। तो वो तो उसमें भी कर सकते थे सर। वैसे तो लव जिहाद जैसा शब्द मैंने जैसे पहले भी कहा सर उचित नहीं, और दूसरा बात सर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये मैटर गया है और सर वहाँ पे विचाराधीन है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रिलीजियस मोरालिटी, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो सर वो ये कहता है कि जो संविधान के जो उद्देश्य हैं वो नैतिक रूप से उनका पालन होना चाहिए, और जो धार्मिक अगर हम मोरालिटी की बात करें तो जो धर्म से के जो हर धर्म का अपना एक उद्देश्य होता है उसका पालन होना चाहिए। और सर इसमें कई जगह पे अगर देखें तो कंट्राडिक्शन आ सकता है। कई धर्म बोलते हैं कि महिलाओं को कुछ जगह पे, जैसे कि कई धर्म में है कि महिलाएं सर मंदिर में नहीं जा सकती या फिर दरगाह में नहीं जा सकती, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 21 सर दोनों अलाउ करता है। बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी बात बताइए, एक बहुत दिनों से सामाजिक मुद्दा चल रहा है जिसको बोलते हैं मैरिटल रेप का मामला। यस सर। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मानना है कि विवाह संबंध में भी बलात्कार हो सकता है। यस सर। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसी संभावना नहीं है। आप मुझे बताएं कि यदि भारत सरकार आपको नियुक्त करे 1 मेंबर कमेटी का अध्यक्ष बना के कि आप इस पर एक पॉलिसी बनाएं, क्या पॉलिसी बनाएंगे? क्या उसे क्राइम अनाउंस करेंगे, IPC में सेक्शन डालेंगे, और अगर हाँ तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे? सर बिल्कुल इसको क्राइम के रूप में सर मैं निर्धारित करूंगा, लेकिन सर साथ ही इस संबंध में थोड़ा सा लोगों से विचार विमर्श भी करूंगा कि आगे और क्या चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे कि इस पे से सज़ा का प्रावधान कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और अगर जो मैरिटल रेप की प्रॉब्लम है तो उसमें सर पति पत्नी को आगे चल के कुछ सुलह का भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इमोशनली पहले टच में रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो उसको दूर करने का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। ठीक है विपिन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए विपिन, बैठिए। कैसा लगा? सर एवरेज समझ में आया सर। पिछली बार UPSC दिया था ना इंटरव्यू Yes, आपने, sir. कितने मार्क्स थे? 140 थे सर। हाँ, कम थे, उससे तो खैर बेहतर ही है काफ़ी। और अभी स्टेट में कितने थे? सर 70 थे। 70 आउट ऑफ 100 ना, तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर। अच्छा गया था उधर तो। हाँ, 70 तो बहुत अच्छे हो गए। सर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पूछा था उस समय, और मुझे याद था उस समय। ये कहानी पूछी थी? यस सर, पहला क्वेश्चन यही था उनका सर, और इत्तेफाक से याद था सर ये। और उस समय याद था, भूल गए। और सर उन्होंने ये भी पूछा था कि उनकी एक ऐसी कविता भी है, कहानी भी है जो भूख से रिलेटेड है, और काफ़ी एम्फसाइज करके बोला कि आपको बताना ही है वो। सर उससे मूवी याद आ गई, जिंदगी उड़ जाओ। यस सर, तो काफ़ी खुश हो गए थे पहले ही। मैं भी खुश हो गया था, आप बताए थे तो। आपने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया उतना। इन्होंने असल में अभी हाल ही में हिंदी साहित्य लिया और एक ही बार में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया पिछले साल। अब इस साल उम्मीद करते हैं कुछ बढ़िया होगा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि बोर्ड का रुझान बहुत अच्छा नहीं होगा आपके बारे में, यस सर। लेकिन जब मैंने पूछा सबसे तो सरप्राइजिंगली सबका आकलन आपके बारे में बड़ा अच्छा है। तो या तो मेरी उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बहुत खुश नहीं हूँ, और ऐसा होता ना कई बार एक चश्मा स्पेशल चढ़ जाता है आँख के ऊपर, तो लेकिन जनरली सबकी राय आपके बारे में अच्छी है। यस सर। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो जब आप एंटर करते हैं एकदम ठीक है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए एंट्री के टाइम पे तो बेहतर है ना? लगता है बहुत फास्ट आ रहे हैं, और जाने के समय लगता है आप तड़प रहे थे कि मुझे बाहर जाने को कहा जाए। जैसे ही मैंने कहा कि बहुत अच्छा, तो आपने ऐसे किया कि अच्छा मैं जाऊँ अब, तो ऐसा ना लगे कि आप बाहर जाने को तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा और यहाँ सांस में घुटन हो रही है, आपको ऐसा फील ना हो। सहज रहिए आते हुए जाते हुए। ड्रेसिंग आपकी बढ़िया है, और मेरी 2 सुझाव फिर भी हैं, मैं कई लोगों को दे रहा हूँ। एक तो सॉक्स जो हैं वाइट, बेहतर है कि उसको ब्लैक या नेवी ब्लू या डार्क कलर कर लीजिए। टाई का कलर बहुत सूट नहीं कर रहा सर। वो है सर, ब्लू में ही है, बट अभी नहीं थी आज। ब्लू या मैरून, यस। क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन पे मैरून
प्लस ब्लैक, मैरून प्लस नेवी ब्लू, वो बहुत अच्छी चलेगी, उनमें से कोई डाई ले लीजिए। ठीक है। हिंदी साहित्य में ठीक है, अब क्योंकि आपका नाम विपिन द्विवेदी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वाभाविक है किसी के मन में आ जाएगा। तो जैसे संपत्ति शास्त्र बोल दिया आपने, लेकिन थोड़ा सा पहले वो ठीक से पढ़ लीजिए, है ना, कहीं कोई वीकनेस ना रहे। आपके पिताजी का नाम श्री चिंतामणि है तो वो ध्यान रखना, शुक्ल जी के निबंध वाला मामला भी ना आ सकता है। अब हजारी प्रसाद जी पे आपने ललित निबंध छोड़ दिया शुरू में पूरा का पूरा, वो थोड़ा सा गलत है। देखो, जहाँ से मुझे लगने लगा कि आपका इंटरव्यू खराब हो रहा है वो था सीआरपीसी वाला पॉइंट, जब मैंने आपसे मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात पूछी, एनकाउंटर्स की। देखो, कानून का जो मामला होता है ना, उसमें या तो पढ़ना नहीं चाहिए, और पढ़ो तो इतने कॉन्फिडेंस से फिर कोई कुछ हिला ना सके आपको ज़रा सा भी। ठीक है। संविधान की बात हो, किसी एक्ट की बात हो, सेक्शन की बात हो, या तो उसको ठीक से कोट करो कि सेक्शन 46 सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे नहीं। जो 5 मेंबर्स बैठे होंगे यूपीएससी में, मेरा अनुमान है उनमें से कम 2 ऐसे होंगे जो लॉ कर चुके होंगे, कम से कम 2, और कम से कम 2 ऐसे होंगे जिनका सीआरपीसी से ना रोज का संबंध रहा होगा। एक आईपीएस होंगे, एक हो सकता है आईआरएस में हो, किंतु वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस वगैरह किसी में हो तो सीआरपीसी की जरूरत पड़ती होगी। तो आप तो बोल रहे हैं सीआरपीसी सेक्शन 46, उनके दिमाग में सारी धाराएं आ जाती होंगी, उसकी उपधाराएं आ जाती, जैसे हमारे एक मेंबर हैं उनको दिमाग में आ गया पूरा का पूरा। तो ऐसा ब्लफ कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट पे नहीं करना भूल के भी। ठीक है। और एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए सीआरपीसी सेक्शन की जरूरत क्या है? आपको जस्टिफाई करना है तो आप कंडीशंस की बात कीजिए, सिचुएशंस की बात कीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। कि अगर अपनी जान बचाने की नौबत आ जाए, कोई रास्ता ही ना बचे, तो भी कोशिश क्या होनी चाहिए कि छोटी मोटी चोट पहुंचा के बचाव हो जाए। जब कहीं कोई संभावना बचे ही नहीं कि मुझे जिंदा रहने के लिए हमला करना ही पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस का मामला आएगा, उसके अलावा कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं किसी बात को भी? तो अब आप यूपी से हैं तो ये सब सवाल तो आएंगे ही आएंगे, है ना, उसको ठीक से जवाब देना होगा। बॉलीवुड वाला ठीक है, कुछ महिलाओं के नाम एक बार देख लीजिए, अगर 1-2 नाम भी मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप किसानी से आते हैं तो एकड़, हेक्टेयर, ये सब आपको ठीक से पता होना चाहिए, है ना, उसका गणना कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस तो सारे ठीक लगे उसके बाद हमें। जैसे लव जिहाद वाली बात थी, मैं थोड़ा सा ना, मुझे जो पर्सनल लगा कि बहुत ज़्यादा अमूर्त बात होती है कभी कभी, बहुत कंक्रीट, मतलब रीढ़ की हड्डी तनी हुई वैसी बात नहीं होती है। तो बहुत डिफेंसिव, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देने से बचो यार, थोड़ा स्टैंड लो। अब तो वैसे भी आप एसडीएम है, खोने के लिए क्या है आपके पास, है ना। तो मेंबर्स को भी एनर्जी फील होती है कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो दमदार व्यक्ति है। जैसे आप खुल के कह सकते हैं कि सर, जहाँ तक लव जिहाद की बात है, ये टर्म तो एक्ट में है भी नहीं, और मेरा मानना है कि चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे किसी भी आधार पे, अगर धोखाधड़ी है विवाह के मामले में तो इलीगल है, उस पर एक्शन होना चाहिए। और अगर एक्ट बनाने की ज़रूरत है तो उस एक्ट में वो सारे प्रावधान होने चाहिए कि अगर विवाह के नाम पे धोखाधड़ी, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे नौकरी, चाहे पहले से विवाहित व्यक्ति है, सबको सज़ा होनी चाहिए, और मैं उसके पक्ष में हूँ। कहाँ इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। सर्विस प्रेफरेंस को लेके हमारे साथी की सलाह है कि थोड़ा सा केयरफुली देखिए, हल्का सा एक बार देख लीजिए। जैसे ऑडिट अकाउंट्स आपने भरा है, सिविल अकाउंट्स नहीं भरा है, तो थोड़ा सा उन सर्विसेज के बारे में जान लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। और अगर मुझे कुल मिला के सलाह देनी हो, सुझाव देना हो, तो केवल एक है, 2 सुझाव हैं। बहुत सेफ मत खेलो, ठीक है। 2020 मैच है, 250 रन बनाए हैं विदेशी, मतलब विपक्षी पार्टी ने। अब क्रीज में रह के 250 तो नहीं बनेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। तो 2 शॉट्स खेलो आगे निकल के। और दूसरी बात, थोड़ा सा एनर्जी लेवल कहीं हो सके तो बढ़ाओ। एनर्जी बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि वॉइस का लेवल बढ़ा लो, बोलने की गति बढ़ा लो कहीं कहीं, या उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ा लो। पिछली बार से काफ़ी अच्छा है, ये मैं कहूँगा साफ साफ। अगर वो 140 का लेवल आपका था तो ये 160 प्लस का दिख रहा है अभी, लेकिन ये 180 क्यों नहीं है, ये 195 या 200 क्यों नहीं है? मेरी चिंता वो है। और प्रॉपर आईएएस या आईपीएस में आना है तो फिर तो 180 प्लस चाहिए, ठीक है। तो इन सुझावों पे ध्यान दो। कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो। सर वो आईएफएस को लेके सर, क्योंकि मैंने
प्रेफर ही नहीं किया, तो क्या हाँ सर ठीक है, मतलब फॉरेन सर्विस नहीं लेने का सिंपल सा आर्गूमेंट ये हो सकता है कि सर मैं विदेश में अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा नहीं गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, आप आईएफएस में रह के भी आधी ज़िंदगी भारत में गुजार सकते हैं और आईएएस में रह के भी ठीक ठाक समय विदेश में गुजार सकते हैं, लेकिन आपको राजदूत बनाएंगे आईएएस के बाद तो जनरली सरकार आपसे पूछ लेती है, ऐसा नहीं कि अचानक भेज दिया आपको। तो आईएएस में रह के साल 2 साल जाना पड़ेगा, जाइएगा कि सर मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है लेकिन मैं ज़्यादा हिस्सा ज़िंदगी का बाहर गुजारने के पक्ष में नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आप आईआरएस हैं, उसमें हो सकता है कि आपको भेजे तेल अभी भेज दें कि सर मैं ज़रूर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल होगा। मैं 30 साल की नौकरी में 15 20 25 साल नहीं गुजारना चाहता, लेकिन 2-3 साल तो अच्छा है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ बस। और दूसरा भी ये कह सकते हैं कि सर मैं अंग्रेज़ी में उतना सहज नहीं हूँ, मेरे मन में ये भी दुविधा थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भाषा पे कमज़ोर पकड़ की वजह से मैं देश का ठीक रिप्रेजेंटेशन ना कर पाऊँ, एक मेरे मन में ये फीलिंग भी थी। बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, डरने वाली बात नहीं है इसमें, ये आपकी चॉइस का मामला है, ठीक है। और ये सब सवाल पूछते हैं सब लोग, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि कोई मेंबर्स हर्ट हो गए कि आईएफएस क्यों नहीं भरा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप विदेश में काम नहीं करेंगे तो उससे किसको फ़र्क पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा, हमें क्या पड़ेगा। यस, तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं देखने के लिए कि क्या आर्गूमेंट्स हैं आपके, लेकिन इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इन सवालों से। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो बस डीएम हो, बस एस हटाओ, यस सर, डीएम बनो, कोशिश ठीक रहेगी। है। जय, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, थैंक यू।